देखो, गुरुकुल में होता है, गुरुकुल में बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि अनुशासन है, यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं। मैंने बताया ना कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इन चीजों के बारे में बातचीत नहीं होती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बस ये लगता है कि एक तो आजकल रील्स का जमाना है, तो गुरुकुल रील्स कल्चर के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कहता है कि खुद पर काम करो, आपकी सफलता पर अपने आप काम हो जाएगा। लोग चाहते हैं कि सफलता फीस देके खरीदी जा सकती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो भारत में शिक्षा ना पहले खरीदी जा सकती थी, ना अब खरीदी जा सकती है। तो थोड़ा सा जिन लोगों को वो आदत है रटी रटाई चीज़ों में, वो लोग थोड़ा परेशान होंगे। अच्छा, अभी 223 पेज की वो आ गई है, एंड वो यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दर्शन हुए? एक छोटा छोटा दर्शन करना ना। सोनी सर अध्यक्ष हो चुके हैं ना, अब उसके चेयरमैन। तो रिपोर्ट पढ़ना, राष्ट्रपति को उन्होंने सौंपी है रिपोर्ट यूपीएससी की। तुम्हारे पास बहुत कुछ उसमें ज्ञान मिल जाएगा, और मेरी बातें शायद तुम्हें ज़्यादा समझ में आए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि परिवर्तन के साथ पढ़ना शुरू करो। क्या चैलेंजेस हैं, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, किस तरह के रिकमेंडेशन वो भेज रहे हैं, किस तरह की चीज़ें उन्हें चाहिए, वो सब तुम्हें इनसाइट्स वहाँ मिलेगा। ठीक है, काफ़ी मोटी है, 200, मेरे ख्याल से 283 के आसपास पेजेस हैं, 283। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमने अभी जो चीज़ें पढ़ी, इसमें भारतीय समाज के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। यूपीएससी की वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट हर मंत्रालय की वेबसाइट पे आ जाती है। ठीक है, नहीं तो भेज देंगे तुम्हें, टेंशन ना लो। पढ़ के करोगे भी क्या उसको? ठीक है, 2-4 पन्ना पढ़ोगे, उसका नींद आ जाएगी। तो पूछ लेना सर उसमें क्या है, बस इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास की कहानी कुछ ऐसी है आंसर राइटिंग को लेकर, जो हमने डिस्कशन किया। जैसे इससे पहले हमारा बहुत सा डिस्कशन चला था, डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही, भारतीय समाज के बारे में बात हो रही है। भारतीय समाज मल्टी लेयर सोसाइटी है, किस तरह के उसमें विरोधाभास है, हमने ये भी देखा, पढ़ा। अब तुम्हें ज्ञान बहुत प्राप्त हो गया। मान लो भारत पाकिस्तान पर, जैसे वर्षा जी अभी अपना इंसाइट देंगी। वर्षा जी, अब कहेंगे बताइए शरद ऋतु में आप वर्षा की मांग कर रहे हैं, गलत है ना। लेकिन अगर वर्षा हो जाए तो अभी देखो दिल्ली को पॉल्यूशन से छुटकारा मिल जाएगा, येलो अलर्ट जारी हो गया है ना। तो वर्षा जी जो है अभी आकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलेंगी। ज्ञान चक्षु यानी कि और साहब जो पीछे बैठे हुए हैं, ये भारत पाकिस्तान मुद्दे पर अपना व्याख्यान देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? हैं, पूरा देश आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है। ठीक है, आए। पूरा देश यही है, इतना ही देश है हमारा। ठीक है। हाँ, तो बताएंगे कुछ देश को, हमारा नेता कैसा हो। हाँ, शाबाश है। ये हुआ। चलो, कुछ बोलेंगे, हम बोलने का काम चला लें। हैं? क्लास के बाद उर्दू में? नहीं, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे बोलो। अरे बोलो, क्यों बोलने की बात कर रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। तुम तो यार यंगरी यंग मैन हो जाते हो, हमेशा ज्वालामुखी पे कहाँ बैठे रहते हो। डोंट बी पर्सनल, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। अब लॉजिक ये है कि जब हमने पढ़ा, और क्यों मैंने कहा था कि आपसे कि जब आप सिलेबस भी पूरा कर लेते हो तो आपकी सक्सेस में वो केवल 30% योगदान देता है। ठीक है, पानी वानी पिलाओ इनको। एक तो हम खुद ही अग्नि स्वरूप हैं। अग्नि को अग्नि से नहीं दिखाया जाता, कभी भी अग्नि को अग्नि नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे तमाम लॉजिक हैं जो आपके लॉजिक को ध्वस्त कर सकते हैं। बात यहां हो रही थी कि जब हमने इससे पहले क्लास में डिस्कशन को सुना, मैंने क्यों आप लोगों से स्पेशल बात की, क्योंकि आपकी भाव भंगिमा जो थी वो क्लास के साथ नहीं चल रही थी। अब दिक्कत यह कि मैं एक शिक्षक ही केवल अकेले नहीं हूं, मैं हूं एनएलपी एक्सपर्ट। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को उतनी अच्छी तरीके से समझता हूं कि हमारी आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कहां जा रहे होते हैं।
तो ये बड़ा जरूरी है कि मैंने क्यों कहा कि 30% ही हमारे सिलेबस का अगर आप बहुत ढंग से पूरा भी कर लेते हो तो सक्सेस में केवल उतना ही योगदान होता है, क्योंकि आप पूरे टाइम पैसिव स्टडी करते हो। पैसिव स्टडी कैसे होती है? हर कोचिंग में ऐसे ही होती है। एक शिक्षक यहां खड़े होते हैं, वो पीपीटी खोलते हैं या कुछ डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो डिस्कशन का कल्चर यूपीएससी में खत्म हो चुका है, स्टूडेंट करने ही नहीं देता। अगर शिक्षक चाहे भी तो नहीं करने देता, बोला मास्टर साहब लिखाओ, जितना ज्यादा लिखाओगे उतने अच्छे टीचर। तो मास्टर साहब भी कहते हैं भैया इधर लिखो, तो इमला इमला खेला जाता है, जो डिक्टेशन होता रहता है वहां पे। थोड़ा बहुत जो डिस्कशन बच गया वो स्टूडेंट उसको पैसिव रूप में समझता है, यानी कि वो कहता है नोट्स राइटिंग करता है, नोट्स लिखता है। जैसे आप लोग एक्टिव लर्निंग करते हो, फ्लो चार्ट और सारा डिस्कशन। तो मैंने विशेष रूप से इन्हीं दोनों लोगों से पूछा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि एक्टिव लर्निंग में थोड़ी सी कमी चल रही है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी जो चीजें हैं वो पूरी 100% नहीं पहुंच रही हैं। अब मेरे लिए हर स्टूडेंट बराबर है, मैं हर स्टूडेंट की सफलता की कामना करता हूं। तो ये बहुत उम्मीद है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने माँ बाप के सपनों को लेकर यहां आया है। एक गुरु के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। अभी परसों एक बच्ची के फादर का फोन आया, वो बहुत ज्यादा मतलब भावुक थे कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, और बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि जो बच्ची ने बताया, जो चीज हो रही है, वो एक पिता के रूप में मैं जानता हूं। उनकी 2 ही बेटियां, उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटियों को बेटे की तरह पाला है और बस अब इसकी सफलता ही मेरे जीवन का एक मात्र लक्ष्य है। और बात करते समय वो मेरे से बहुत भावुक हो गए, आंखों में उनकी आंसू थे, और वो बोलते बोले कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने गुरुकुल जैसी व्यवस्था को शुरू किया। क्योंकि माता पिता सबसे पहला चाहते हैं कि आपकी सफलता से पहले कि आप एक बेहतरीन अनुशासित इंसान बने, आप एक डिसिप्लिन पर्सन बने। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम डिसिप्लिन हो गए तो तुम जीवन में जहां भी रहोगे सफलता मिल जाएगी तुम्हें। सफलता कोई ऐसी चीज थोड़े ना कि जो आपको नहीं मिल सकती है। सफलता के लिए कुछ बेसिक नियम होते हैं, वो बेसिक नियमों को पालन करना होता है। जैसे पहली जो चीज है विनम्रता। अगर आपने किसी भी क्षण, जैसे इस सज्जन ने विनम्रता अपनी खो रहे हैं, तो जब आप विनम्रता खो दोगे यानी आपके अंदर वो गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी क्या करती है? पानी को भाप बना के उड़ा देती है। अरे सिंपल सी बात है, ज्ञान तो शीतलता के पात्र में इकट्ठा किया जाता है। सोचने समझने वाली बात है। अगर तुम किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते तो फिर वो तो अभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। जमीन सिखाती है हमें भाई, जमीन को हम गड्ढा खोदते हैं, मारते हैं उसकी छाती में जो है हम खुरपा मारते हैं, फिर बीज डालते हैं। जमीन मना नहीं करती है, वसुधा है, मां है। हम भूमि को मां कहते हैं, और मां मना नहीं करती है, क्योंकि पता है कि अगर भूमि ने उस बीज को स्वीकार करने से मना कर दिया तो बीज कभी पनपेगा नहीं। तो बीज को जीवन देने के लिए पृथ्वी को वो दर्द सहन करना पड़ेगा। तो अगर आप ज्ञान रूपी अपने करियर को जन्म देना चाहते हो, तो जब गुरु तुम्हें खोद रहा है तो उसको स्वीकार करो कि तुम्हें आगे सृजन करना है, तुम्हें संसार को रास्ता दिखाना है, तो तुम्हें यह बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और पेड़ अपनी जड़ें कहां फैलाता है? भूमि में। भूमि का सीना चीर कर अपनी जड़ों को फैलाता चला जाता है। वट वृक्ष महान विशाल हो जाता है, संसार उसके नीचे छाया प्राप्त करता है। लेकिन भूमि को किसी भी पल अहंकार नहीं होता है। भूमि अलाउ करती है कि तुम मेरा सीना फाड़ के भी अपना अस्तित्व बना के रखो। यही ज्ञान है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो जिस स्टूडेंट को किसी भी क्षण गुस्सा आ रहा है, उसको गर्व हो रहा है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है, मेरी इस बात को याद रखना कि कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से दूर हो गया। जितना तुम उष्ण यानी गर्म होते जाओगे, तुम्हारे अंदर जो शीतलता, ज्ञान की जो शीतलता, वो भाप बनकर उड़ती चली जाएगी। यही संसार का नियम है। किसी तपते हुए तवे पे पानी की छींटे मार के देखना, पानी तुरंत अपना अस्तित्व गायब कर देता है, खत्म। और छन छन की आवाज बड़ी तेज होती है, तो थोथा चना भाजेगा ना, वही वाली हालत। जो धारण किए हुए जो शीतल है, वही ज्ञान प्राप्त करने जाता है। और यही हमारे संसार का नियम है। अभी तो तुम्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सी चीजें नहीं पता कि हम इनोवेशन रिसर्च कैसे करते थे। अभी आपको तक्षशिला के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं पता होता कैसे था। जब जान जाओगे तो समझ जाओगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बातचीत का दूसरा चरण है, क्यों मैंने कहा कि आंसर राइटिंग तुम्हारी सफलता में 50% है। अब मैंने बड़ा गंभीर डिस्कशन किया। यहां से निकलने के बाद कई लोगों के मैसेज आए कि सर बहुत ही शानदार डिस्कशन था, बहुत ही नए नए इंसाइट मिले, नई नई चीजें हमें जानने को मिली। ये जो लाइन थी कि कभी चेतना विलुप्त नहीं होती, सुप्त होती है, बड़ी गहरी लाइन थी। कई पेरेंट्स मेरी जो है वो क्लासेस देखते हैं, उसमें कई विद्वान पेरेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं।
तो वो उनके मैसेज आया, अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था कि बहुत ही शानदार क्लास थी, बहुत ही मतलब इस बात का बड़ा गहरा अर्थ है, कहां से आपने इसको सोचा। लेकिन सवाल अब इसके बाद शुरू होता है, ये क्लास जो है उसके बाद की है, कि आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया, एक बड़ी महत्वपूर्ण, एक बौद्धिकता, एक बहुत इंटेलिजेंस की बात हो गई। बट द थिंग इज अबाउट एक्टिव लर्निंग, कि अगर आप परीक्षा में उन चीजों को वापस नहीं दे पाए तो वो फिर वो ज्ञान आपका नहीं है। वो ज्ञान मेरा था, आप उसको भ्रम में अपना समझ बैठे थे, वो मेरा था, मैं लेके चला गया, मैंने सीखा, मैंने बोला और मैं लेकर इस क्लास से चला गया। यही हर क्लास में होता है। पर प्रश्न यह है कि अगर मेरी कॉपी में उस दबाव में 7 मिनट में सारगर्भित भाषा में शब्दों के चयन में वाक्यों के गठन में अगर मैंने अपनी विद्वता अपनी नॉलेज को यूज नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी गहरी बात मैंने कही है। 7 मिनट के दबाव में मुझे किस धारणा पे किस कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, क्या मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, क्या मेरे शब्दों का चयन होगा, यानी वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूं वो कितने गहरे होंगे, वो जितने ही एक्यूरेट होंगे उतने मार्क्स तुम्हारे होंगे। वो बॉल गेम खेला है ना, वो आजकल चला हुआ है कि वो ऐसे बॉल फेंकते हैं और सामने 10 वो गुटके रखे होते उड़ा देते हैं। मार्क्स किस पे मिलते हैं सबसे ज्यादा? सेम बॉल होती है, आपने इतना सही फेंका उसको बॉलिंग के गेम में कि वो जाए और सबको एक साथ उड़ा दे। आंसर राइटिंग सेम ऐसे ही होती है। तो आप कई दोस्त खेलने गए होंगे या खेलते हुए आपने देखा होगा, तो उसमें कोई ऐसे फेंकता है, उसकी बॉल साइड से होकर गुजर जाती है या साइड में एक आध मार देती है। आंसर राइटिंग का बेस्ट एग्जांपल वही है कि बॉल सेम है, ट्रैक सेम है, अगर वो 10 के 10 हिट हो गए तो आपके मार्क्स सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबने देखा होगा, खेला होगा, सबने देखा होगा ना, वो ऐसे आते हैं आजकल, ऐसे उंगली में फंसा के ऐसे फेंकते हैं और वो जाता है और टप से सबको उड़ा देता है। देखा है ना? आंसर राइटिंग इज सेम लाइक दैट। सो इट इज नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ये बॉल सबको बराबर मिलती है। हु इज स्किल्ड, किसने कैलकुलेट किया, किसने सही तरीके से फेंका और वो जाकर बीचों बीच में ऐसा लगा कि उसने सभी को गिरा दिया। यानी उसके नियम क्या है? जो सबसे आगे खड़ा होता है वो एंगल पे खड़ा होता है, अगर उसको बॉल हिट हो गई तो वो क्या होगा, पीछे के सारे को वो गिराता चला जाता, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यानी जब हम अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं तो कोर कॉन्सेप्ट का हमारे पास नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे उस 50% पे जहां से हमारा सिलेक्शन होता है। अब आपने इतनी कुछ चीजें मुझे बोलते हुए सुना, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे, एआई के मुद्दे पे, चेतनाओं के मुद्दे पे, भारतीय समाज, डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हो कॉपी में, तो फिर आपके लिए नॉलेज ये फिर मेरी थी, मैं लेके चला गया, जिसको आप अपना मान रहे थे वो आपका था ही नहीं, वो आपका था ही नहीं। तो आपको अब इस नॉलेज को अपना बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, और पेन उठाते समय आपको 3 तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। शुरू करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैंने कहा कि 50% इंपॉर्टेंट है, फिर आपको अगले 20% के से आपका सामना कराऊंगा कि इसी पढ़ी गई चीज में आप सही चयन नहीं कर पाओगे। तो जो यूपीएससी की जर्नी प्री मेंस इंटरव्यू है ना, ये बड़े अलग तरीके से बनाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट 50%। ठीक है, कि इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद आप कहां हो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो जो 7 तारीख से मैं क्लास में आऊंगा तो आंसर राइटिंग वहीं से मेरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुकुल के सारे बच्चों को तो ये निशुल्क है। बाहरी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसको मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ना जरूर है, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना काम नहीं चलने वाला। और अभी आपको थोड़ी देर में आपको सामने रियलाइज कराऊंगा, और लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि आप जब तक तैयारी कर रहे हो बस वो फ्रेम अपने सामने रख लेना। वो जो फ्रेम मैंने बनाया मेरे जीवन का कोर है, उस फ्रेम के अंदर बस तुम पूरे साल 2 साल केवल उतने ही काम तुम्हें करने हैं, और वैसे ही करना है। अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी है तुम्हें। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। ठीक है, चलें। तो कहानी शुरू होती है हमारी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग से। मैंने कहा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, तो आर्ट जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा विशेष है। आर्ट क्या होता है? आर्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि जब आप दक्ष हो जाते हो किसी काम को करने में, जब आपका समय कम लगता है, तो वो आर्टिस्ट के फॉर्म में हो जाता है। दिस इज नोन एज कला। ठीक है, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे बात करूंगा। लोग आंसर राइटिंग की बात करते हैं, यूपीएससी में जो मार्क्स मिलते हैं उनको मिलते हैं जो आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट क्या काम करता है?
बिना गलती किए, बिना मिटाए, उसको इतनी दक्षता से करता है कि उसमें क्या होता है, एक आर्टिस्ट, हमें एक आर्ट की नजर आती है, उसमें झलक आती है। तो बेसिकली इसके लिए तीन पेनफुल चीजें हैं हमारे सामने। पहली वन, स्किल। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल से होती है। स्किल, स्किल को बोलते हैं दक्षता, ठीक है, स्किल बोलते हैं दक्षता। स्किल एक्वायर की जाती है, लाइन लिख लो, स्किल ऑलवेज एक्वायर, यानी स्किल कोई किसी को नहीं दे सकता। मैं आंसर राइटिंग में अच्छा हो सकता हूं, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। स्किल एक्वायर की जाती, स्किल हमेशा हासिल की जाती है, यानी ये बार बार अभ्यास से आती। दूसरी चीज है प्रैक्टिस, अभ्यास। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। ये तीन ऐसी चीज हैं जो आंसर राइटिंग के साथ इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा लिखते हो, बुरा लिखते हो, जनरली आप आंसर राइटिंग को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हो, सर मैं अच्छा लिखता हूं, मैं बुरा लिखता हूं। नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंसी, यानी तुम्हें लिखना है। देयर इज नो सच थिंग इज गुड और बैड। ये केवल एक के पास अथॉरिटी है और वो है यूपीएससी। वो प्रोफेसर जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है, केवल उसके पास अथॉरिटी, इज इट गुड और नॉट, और इज अ गुड और इट इज बेस्ट। हो सकता है आप गुड हो, आपका कंप्यूटर बेस्ट हो। सो देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज कंसिस्टेंसी, यानी लगातार। यानी लगातार जब हम किसी चीज को कहते हैं उसको बोलते हैं हैबिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? हैबिट। तो जब उत्तर लिखना तुम्हारी आदत बन जाए, जब उत्तर लिखना तुम्हारी आदत बन जाए, तब आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जन्म लेगी। आदत कैसे बनेगी? आदत कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन तुम लिखते जाओ, मैं तुम्हें बताता जा रहा हूं। आदत कैसे बनेगी, तरीका बताऊं? जब तुम हाथ से बोलने लगोगे, जब तुम कान से देखोगे तो स्मार्ट स्टडी करोगे, और जब तुम हाथ से बोलोगे तो तुम्हारी आंसर राइटिंग हैबिट बन जाएगी। तो गुरुकुल में हम दो चीज सिखा रहे हैं। तुम कहोगे सर हमारी बायोलॉजी की आपने जो है ऐसी तैसी कर रखी है। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या लिखा? मैंने आपको सिखाया कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो क्या आपको पहली चीज सिखाई थी? कान से देखना, कान से सुनना तो है, तुम कोई नहीं हो क्या? कान से देखना यानी विजुअलाइजेशन। जो टीचर बोलता जा रहा है उसको विजुअलाइज करके स्मार्ट नोट्स जो हम क्लास में बनाते हैं उसमें डालना, नंबर वन। और अगर तुम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में स्किल होना चाहते हो, पूरी क्लास का निचोड़ से 2 लाइन में बता दे रहा हूं। हाथ से बोलना, स्पीकिंग बाय हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या है ये? दिस इज नथिंग बट द हैबिट, आदत है। मैंने पूछा जनाब, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको शायद मेरे तरीके अनयूजुअल लगे, लेकिन ये काम की चीज है। हमें जैसे आपसे मैंने पूछा क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तो आपको बहुत आसान लगता है, मुंह से कुछ भी बोल के चले गए, कुछ भी बोल के अपना चले गए जिस पे बोलना है। आप कुछ समय अगर अपनी आदत बदलना चाहते हो, कुछ समय के लिए फील करो कि तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारे पास जीभ नहीं है, तुम गूंगे हो, थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से बोल सकते हो, स्पीचलेस हो। तुम्हें जो भी किसी को कोई बात बोलनी है वो लिख कर बोलनी है। इसको बोलते हैं हाथ से बोलना, स्पीकिंग बाय हैंड। तो शुरुआत में तुम्हें अनयूजुअल लगेगा, तुम्हें उठ पटांग से मुंह से बोलना बहुत आसान है क्योंकि हमारा यही काम है, हम बचपन से ही काम करते चले आए। लेकिन यूपीएससी में अगर 1750 नंबर पे अपनी कमांड करनी है, मेरी इस आदत को गांठ बांध लो। क्लास में कान से देखना है, यानी टीचर जो बोलता जा रहा है उसको विजुअलाइज करते जाओ और उसको लिखते जाओ। कान से देखना और हाथ से बोलना, यानी जो भी मुझे बात कहनी है कोशिश करो लिख कर कहो। माता पिता को एक छोटा सा काम दूं, होमवर्क दूं, बहुत बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है। आज अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिख दो, चिट्ठी लिख दो, जो भी तुम्हारे लव्ड वन हो, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हो, जो भी जिसका तुम्हारे जीवन में। पिता को सबसे मुश्किल होता है पिता के साथ कम्युनिकेशन करना, क्योंकि उसकी छवि बहुत सख्त होती है। आज एक चिट्ठी लिख दो, मेरे कहने से लिख दो और भेज दो। शांत होकर लिखना, पिताजी, फादर, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके जीवन में उनका प्रभाव रहा हो, मेरे कहने से 1 पेज 2 पेज लिख दो। मां के लिए लिखना चाहते हो, मां के लिए लिख दो। कोई और ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, उसको चिट्ठी लिख दो।
इस एसएमएस के जमाने में तुमसे कह रहा हूं, इस व्हाट्सएप के जमाने में तुमसे कह रहा हूं, मेरे कहने से सिर्फ ये चिट्ठी लिख दो और उस व्यक्ति को भेज दो, और जब वो पढ़ ले, उसके बाद जो कुछ होगा वो मुझे आके बताना। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत आश्चर्यजनक शुरू हो जाएगा। तुम्हें बताऊंगा कि क्या है जो हम जानते नहीं है। आज तुम करके देखो। जिसके साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, वो माता हो, पिता हो, जो भी आप उसको उनके विषय में सोचते हैं, जो भी उनका आपके ऊपर प्रभाव है, आज एक चिट्ठी लिख दो, लेटर लिख दो। लिखोगे और उन तक पहुंचा दो किसी भी तरीके से कि उनको मिल जाए, और आपके हाथ से लिखी होनी चाहिए, और ये टाइप नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ से पेपर पेन से लिखी होनी चाहिए। और फिर देखो क्या होता है, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम इस दुनिया में अकेले हो ही नहीं, लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े थे, तुम बस पहचान नहीं पा रहे थे। पहला काम यहां से शुरू करो। आंसर राइटिंग तो होती रहेगी। इस दुनिया में सबसे मुश्किल होता है इमोशंस लिखना। आंसर लिखना बहुत आसान है, ये सालों से पढ़ाया जा रहा है, सालों से वही है। इमोशन लिखना इस संसार में सबसे कठिन काम होता है। ठीक है, चलिए। तो हाथों से बोलने की आदत ही 50% मार्क्स तुम्हारे तय करेगी। ये जो 50% मार्क्स हैं, ये तुम्हारे तय होंगे हाथों से जब बोलने की आदत डालोगे। लोग कहते हैं कि सर कोई तरीका बताइए एक अच्छा आंसर लिखें। अरे अच्छा आंसर बिहेवियर से आता है मेरे भाई। कुछ भी लिख देने का तो कुछ भी लिखो तुम, ठीक है। गोबर को बार बार किसी भी एंगल से देखो, वो मिल्ककेक थोड़े ना बन जाएगा, वो गोबर ही रहेगा। स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स, हाथों से बोलने की। तो जब आप हाथों से बोलने की आदत में आओगे तो क्या चेंज होंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद कि हमारी सक्सेस में राइटिंग, आंसर राइटिंग 50% योगदान देता है, हम करते क्यों नहीं है। हमें पता है, हम पूरे क्लास में, मेरे गुरुकुल में ही सिलेबस कब पूरा होगा, मेरे जो झकझोर के पूछा है, 1 महीना हो गया गुरुकुल में आए हुए, कब सिलेबस पूरा होगा। उन्हें यह था 2.5-3 महीने में आईएएस बन जाएंगे, ठीक है। तो कई लोग इस तरह से जो चीजें करते रहते हैं, उनको कहीं नहीं पहुंचना होता है, उनको पढ़ना भी नहीं होता है, उनका उत्तरदायित्व तो होता है। कुछ लोगों को अंदाजा हो गया होगा, उनका होता है किसी तरह से ये चक्र पूरा हो, फंस चुके हैं। अब पढ़ाई, माँ बाप को तो बोल दिया कि आईएएस बनने के लिए, उनकी सांस अटकी है। वो जब हम यहां बोलेंगे सिलेबस पूरा हुआ, घर चले जाएं, अपना बोरिया बिस्तर पैक करेंगे और यहां से चले जाएंगे। आप मेरे ख्याल से उनमें से नहीं हो। आप यहां जब तक वो फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हिसाब किताब होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आ गए हैं तो अब सफलता हमारी होगी। इस माइंडसेट के साथ आप लोग काम करना शुरू करो। तो चलिए जरा हम देखते हैं। तो 50% होने के बाद मिथ क्या है आंसर राइटिंग को लेकर। पूरा यूपीएससी का जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उनका मिथ क्या है, जरा हम इसके बारे में बात कर लें। चलिए शुरू करें। सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट द मिथ एंड फैक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे करें ये बाद में बात करते हैं, आंसर राइटिंग कैसे नहीं करें हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। जो बच गया वो हमारा है। पहली बात, मिथ नंबर 1 जो आपके साथ होता है, क्या क्या है। सर आई एम बिगिनर, ऐसे बोलते हो ना, बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे यार अभी से आंसर राइटिंग करा। सर आई एम बिगिनर, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दिया मैंने इसमें। सर आई एम बिगिनर, डू आई नीड आंसर राइटिंग, मेरे को तो अभी हिस्ट्री पढ़ना है, मेरे को अभी ज्योग्राफी पढ़ना है, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, आप अभी से आंसर राइटिंग क्यों करा रहे हैं। तो चलो इसका जवाब मैं देता हूं। ये कितने लोग का मिथ है, अब ईमानदारी से बता दो, काहे शर्मा रहे हो कि हम तो अभी बिगिनर, हमें आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पुराने ग्राहकों को छोड़ दो, नए वाले बताएं। कितने लोगों का ये था कि हम अभी बिगिनर है, हमें आंसर राइटिंग, हमने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तुम साल भर बाद भी नहीं पढ़ोगे, दिक्कत ये है, तो हमें आंसर राइटिंग की क्या नीड है। कितने, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 और बाकी लोगों को पता है ना आंसर राइटिंग जरूरी है। चलो देखते हैं, अब बात करते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर इज, जो मेंस एग्जाम है वो 1750 मार्क्स है, 1750 मार्क्स, और ये जो मार्क्स हैं ये फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं।
मोस्ट क्यूरियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो हमारा होता है वो मेंस होता है। अगर मेंस आपके हाथ में है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो इंटरव्यू के अगर कुछ भी 19-20 होता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। आपका रिजल्ट बनाने में, आपकी रैंक बनाने में यही स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट, और ये स्टेज है रिटन स्टेज। यानी यहां हाथों से बोलना पड़ता है। आप जो भी समाज के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एथिक्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आपको लिखकर बताना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। कोई आपकी ऑडियो टेप नहीं जाने वाली, कोई आपकी डिस्को की वीडियो नहीं जाने वाली, कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। जो बिगिनर है उनका जवाब है कि आंसर राइटिंग इज नॉट जस्ट आंसर राइटिंग। कल प्रधानमंत्री ने एक लाइन बोली, उनकी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा लिखने का प्रयास करें, प्रैक्टिस विद राइटिंग। और डायरी राइटिंग तो गुरुकुल में बोल रखे हैं, उजांग सर का गला जो है वो अमरीश पुरी का गला हो गया है कि राइटिंग से पहले डायरी राइटिंग करो, राइटिंग से पहले डायरी राइटिंग करो। अब इसके बाद हम ओमपुरी भी हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री बोल रहे, थोड़ी उनकी इज्जत कर लो। वही बात बोल रहे हैं जो ओजांग सर पहले क्लास में बोल चुके हैं कि राइटिंग का एक साइंस होता है, वो आज मैं आपको समझा दूंगा। तो बिगिनर अगर ये समझता है कि आई एम द न्यू, मुझे राइटिंग की क्या जरूरत है, तो मैं तुमसे बताता हूं, एक एक करके साइंस उसको बताता हूं। बिगिनर को सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है। कल प्रधानमंत्री ने सेम यही कहा कि कुछ भी आप करें लिख कर करें प्रैक्टिस। आज की डेट में उन्होंने कहा कि लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, अपना काम वो एआई से करा रहे हैं, स्पीकर से करा रहे हैं। वो बेचारा खुद ही जो है वो पढ़ के बोल देता है, बोले हम क्या करें। तो सबसे बड़ी बात है कि राइटिंग से न सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ते हैं, रिवीजन और लर्निंग भी आपकी बढ़ती है। क्योंकि ये जो आपने, मैंने कहा ना, जिस सिलेबस में मैंने कुछ पढ़ा दिया, मान लीजिए अभी मैंने आपको भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे इतना बड़ा डिबेट हुआ और आपके दिमाग में उसका 10% 20% बचा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा होगा। तो ओनली जो है वो क्या है, रिवीजन और लर्निंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन, जब आप किसी चीज को राइट करते हो तो आप न्यूरल नेटवर्क को दोनों डायरेक्शन में लेके जाते हो अपने दिमाग में। तो उससे क्या होता है, जो आपके विचार हैं, जो ढेर सारे विचार हैं, वो आपकी राइटिंग में आ जाते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप कभी भी उस चीज को भूल नहीं सकते। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन एंड लर्निंग। जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आपके विचारों का एक नया रास्ता खुलता है, आपको उसमें से कुछ नया समझ में आता है, यार ये भी तो हो सकता है, और दैट इज नोन एज लर्निंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास लेक्चर के रिवीजन और नोट्स मेकिंग लिखना मस्ट है। इसीलिए मैंने कहा एक मूल मंत्र दिया है गुरुकुल में कि हाथों से बोलना शुरू कर दो। अब ये नहीं कि पता चला गुंडागर्दी में इसको अलग रूप में ले लिया, सर ने बोला हाथ से बोलेंगे, मेरे हाथ बोलेंगे, ऐसे मत करना, ठीक है। पता चला कि कल को जो है दंगा फसाद करके मेरे सामने आ जाए, पता चला गर्ल्स हॉस्टल में इधर मारपीट हो गई, बॉयज हॉस्टल में इधर मारपीट हो गई, हम जो झगड़ा सुलझाते, बोले आप ही ने तो कहा था कि हाथों से बात होगी, ठीक है, हाथों से बात होगी। हाथों से बोलने का मतलब है लिखना, ठीक है, बोल बोल के बताना। अब आ जाओ दूसरे मिथ पे। मिथ नंबर 2, आई विल अपीयर इन एग्जाम आफ्टर 2-3 ईयर्स। सर हमें 2026 देना है, 2027 देना है, अभी तो सिमरन को जी लेने दो जिंदगी, ठीक है, अभी से मुझे आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है। ये मिथ किसका किसका है, हाथ खड़ा करो पुराने पापियों, ठीक है, हाँ हाथ खड़ा करो। ये मिथ किसका किसका है कि अभी सर 2-3 साल बाद एग्जाम देना, अभी से लिखकर क्या करें, कितना लिख देंगे। ये रिफिल जो है वो मुझे फलाने बाबा ने दी थी, बोला था इसी को बचा के रखना, इसी से साहित्य लिखा जाएगा, और आप मेरी रिफिल अभी से खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो ये भी मिथ है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों को बाद में एग्जाम देना उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज है, और एडवांटेज ऑफ मोटर एक्टिविटी। राइटिंग का सबसे बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है जो हमें एजुकेशन में सिखाया ही नहीं जाता, और उस कोर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोटर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। आपने कभी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को देखा है, जो मानसिक रूप से बच्चे जो है वो उतने स्वस्थ नहीं होते हैं, तो आपने देखा उनके हाथ पैरों की एक्टिविटी, आंखों की एक्टिविटी, चेहरे की एक्टिविटी अलग तरीके से होती है। उनको बड़ा चैलेंज होता है चलने फिरने, बात करने, सीखने में, खाना खाने में। नोटिस किया आपने? बेसिकली क्या होता है, हमारे दिमाग में मोटर एक्टिविटी का एक सेगमेंट होता है। साइंस समझ लो कि क्यों लिखना जरूरी है। तो हमारा ये जो मैंने बोला ना, ये हमारा जो पॉइंट है पीछे, इसीलिए मैंने कहा योग आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये स्टिफ हो गई, ये प्लास्टिक हो गई,
तो आपके न्यूरल जो नेटवर्क में जो संवेदी सूचकांक जा रहे हैं वो नहीं काम करेंगे, आपको स्लगिशनेस होगा, फॉगीनेस होगा, ऐसा लगेगा आप सोचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसको सोच नहीं पा रहे हो, कई बार डार्क सा हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है। इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे दिमाग में मोटर एक्टिविटी का एक सेगमेंट होता है। मोटर एक्टिविटी क्या होती है? दिमाग सबसे पहले किसी भी चीज को सोचता है, साइंस समझो इसका। उसके बाद जैसे आपने कुछ भी बात की, जैसे आज मैंने जो पॉइंट पढ़ाया भारतीय संस्कृत के बारे में, चेतना के बारे में, अब ये मैंने पढ़ाया, आपने सुना, आपके दिमाग में थॉट्स हैं, अब आपने क्या किया, इसको लिखा नहीं। ज्यादातर कोचिंगों में ऐसा ही होता है, पीडीएफ आजकल दे दिया जाता है, और आंसर राइटिंग को परंपरा में नहीं रखा जाता कि बोले पीडीएफ कर लीजिएगा, ऐसा है वैसा है, आपने सुन लिया, वो भी उधर टीचर बोल रहा होता है, नीचे उधर चैट चल रहा होता है। अभी यूट्यूब पे ही है, इधर मैं पढ़ाया जा रहा हूं, मेरा कलेजा फट जा रहा है देशभक्ति के बारे में, उधर वो दूसरे को गुलाब भेज रहा है, वो भी असली नहीं। मतलब इस कंजूस से ये भी नहीं हो रहा है कि कम से कम 10 रुपए खर्च कर दे ना। अब कोई मुझे खड़ा होकर करेक्ट करेगा, सर आप बहुत पुराने हो गए, अब 50 रुपए मिलता है ठीक है, प्लीज ये मत करेक्ट करना मुझे, लेकिन जो बात है वो उसका अलग ही चलता रहता है, वो अलग ही दुनिया में कैसी हो उसी से पढ़ा। मैं मर जाऊं गला फाड़ के, हमसे ना पढ़ना, हमारी बात ना समझ में आ रही है, तुम रिवीजन करा दोगी, वहीं पे सारा जो है खोजबीन चलती रहती है, उनकी अलग ही लेवल उनका है। तो अब जरा देखते हैं इसको क्या है। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज थॉट प्रोसेस में लेकर जाते हैं तो ये सोचने की बात हो गई। अगर हमारा ये जो दिमाग है ये हमारी मसल्स को आदेश देता है कि आपको सोचना और लिखना है। सोचना क्या है? सोचना इज सॉफ्टवेयर, लिखना क्या है? इज हार्डवेयर। तो अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उसको पता होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बर्न किया जाता है, पोर्ट्स को बर्न किया जाता है। सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन मशीन को काम करने के लिए उसको क्या किया जाता है? इंटरफेस दिया जाता है। तो दिस इज लाइक मोटर एक्टिविटी, यानी आप जिस तेजी से सोचते हैं उस तेजी से आप लिख नहीं सकते, इसके लिए आपको न्यूरल नेटवर्क मोटर एक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है। क्लियर है? तो मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि दिमाग जो फंक्शन कर रहा है, शरीर के जो हिस्से हैं उसी हिसाब से चले। इसको अन्य भाषा में जब हम मोटर एक्टिविटी करते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। जैसे आप और विराट कोहली में क्या अंतर है? आप भी बैट लेके, सूरज खड़ा हो जाए बैट लेके और विराट कोहली खड़े हो जाए, उधर से जो है एक बॉलर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंक रहा है तो विराट कोहली खेल रहा है, वो उस बॉल को क्या करेगा? मारेगा, हिट करेगा, ठीक है, उसको डिफेंस करेगा। सूरज का क्या होगा? सूरज का क्या होगा? ऐसे करेगा। कौन आया था? किसने मारा रे? किसने मारा? सूरज को पता ही नहीं चलेगा कि बॉल कहां से आई, हिट करके चली भी गई। सूरज अभी करेगा, हाँ बॉल फेंको, अबे बॉल चली भी गई, वो उसके हाथ में, सूरज को दिखेगी ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ मसल्स रिफ्लेक्सिविटी। यानी विराट कोहली उस सिचुएशन पे तुरंत रिएक्शन कर सकता है, उसने अभ्यास से किया। सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं, लेकिन वही बॉल सूरज के लिए क्या है? नहीं दिखाई पड़ेगी। इनका शरीर ही जब तक खड़ा होगा, सांस भरेगा, तब तक बॉल सर से निकल चुकी होगी। ये उसको जो है क्या कर पाएंगे? उसको रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएंगे। सो यहां पर क्या है? बेस्ट खिलाड़ी कौन है? जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर दे दे। दिस इज द बेस्ट थिंग। तो यहां पर भी वो चीज है। अब जैसे मान लो सूरज ने कल बहुत अच्छे से आंसर लिखना शुरू किया, सालों मेहनत की, अब विराट कोहली आंसर लिखने पे आ गए। अभ्यास की बात है, अपना अपना क्षेत्र है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, तुरंत सूरज ने क्वेश्चन पढ़ा, धकाधक धकाधक लिख के खत्म। विराट कोहली पेन चबाए जा रहे हैं, अब समझ में नहीं है इस पे क्या लिखें, अब वो रह जाएंगे यहां पे क्योंकि इसने अभ्यास किया। सो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो मोटर एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कई बच्चों को अपने सामने बिठाया, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े बड़े बातें करने वाले, और उनको मैंने पेन दे दिया, मैंने कहा इस टॉपिक पे लिखो। वो ऐसे, क्या लिखूं? फिर एक लाइन लिख के काट दिया, मजा नहीं आ रहा सर, दिमाग में बहुत विचार भरे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। आपने भी सुना होगा, खुद आपके साथ ऐसा हुआ होगा, सर थॉट्स भरे, पूरी नॉलेज है सर, कहां से शुरू करूं? लिख रहे हैं, काट रहे हैं, लिख रहे हैं, काट रहे हैं। इट इज अ लैक ऑफ मोटर एक्टिविटी, कि आपका दिमाग जिस स्थिति में सोच रहा है, आपका हाथ उसके साथ काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या होता है? जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको तेजी से लिखना होता है, आपने देखा कि आपका हाथ कांपने लगता है,
आप जिस तेजी से सोच रहे होते हैं, आपका अपने एग्जाम में कई बार हुआ होगा, आप लिख नहीं पाते हो, ठीक है, आपसे पेन कागज फट जाता है, हाथ कांपने लगता है, आपकी राइटिंग जो है सिग्नेचर में कन्वर्ट हो जाती है, आप ही लिखो, आप ही पढ़ो, आप ही बूझो, आप ही जानो, ठीक है। तो ये वाली स्थिति में आप पहुंच जाते हो, आपसे आपसे झुंझलाहट होती, पेन गिर जाते हैं, कई लोग कांपने लगते हैं, कई लोग रोने लगते हैं, कई लोगों को लगता है उनका एग्जाम छूट जाएगा, होता है ना। तो ये सभी कुछ मोटर एक्टिविटी की वजह से होता है कि आप जिस क्रम में सोच रहे हैं उस क्रम में आपकी जो मसल्स हैं वो उसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज होकर काम नहीं कर रही हैं। आपको 3,500 से ज्यादा वर्ड एक पेपर में लिखने हैं, आप अंदाजा लगाइए कहां पहुंचेंगे आप। तो आपको सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ करना है, इसीलिए मोटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटर एक्टिविटी बेसिकली क्या करता है, इट इज अ कमांड टू हैंड, ब्रेन से हाथ को कमांड जाती है कि आपने जो सोचा है उसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे लिखना क्या है, यानी पैटर्न को जब रिकॉग्नाइज करना है, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, भाई आपकी हैंडराइटिंग भी तो जरूरी है, आपकी स्पीड कैसी है, यानी आप कितनी तेजी से लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लिख के फिर काट रहे हैं, कई लोग की आदत होती है ना, 2 लाइन लिखा फिर उसके बाद काट दिया उसको, अरे यार ये नहीं होना था, ये तो दूसरे के बारे में लिख दिया। एक्यूरेसी और थिंक एंड राइट, यानी एक ही समय में सोचना, एक ही समय में लिखना, ये गुण जो है वो आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा गुण होता है, याद रखना। दैट इज हैंड राइटिंग, स्पीड, एक्यूरेसी एंड थिंक एंड राइट। दिस इज नोन एज रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न। ये तब होता है जब आप मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि मैं 1 महीने में आपको आंसर राइटिंग का मास्टर बना दूंगा, पहले पढ़ लो बाद में लिखना, तो जितनी जल्दी हो सके पहले बात वहां से भाग जाना, भाग जाना। और ज्यादा नहीं, मैं तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैं जो बात कहता हूं उसको प्रूव करके दिखाता हूं। आज आप कोई रेडियो ऑन कर लो, air.nic.in पे चले जाओ, न्यूज ऑन AIR, वो समाचार जो पढ़ने वाली या पढ़ने वाला है जो बोल रहा है, तुम उसको लिख के दिखाओ। मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊं, लिख के दिखाओ, होमवर्क दे रहा हूं। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखो। तुम देखोगे दूसरी लाइन के बाद वो कहां पहुंच गए, तुम्हें होश भी नहीं रहेगा, छूट जाएगा। क्या इरिटेशन हो रही है, किसी से बोलो मेरी वीडियो चुपचाप बनाते रहो, आपके हाथ के निचले हिस्से में बहुत भयानक दर्द शुरू हो जाएगा, नहीं लिख पाओगे, पेन छूट जाएगा आपके हाथ से, फिर दर्द यहां पहुंचेगा, फिर दर्द यहां जाएगा, और आप तेजी से नहीं लिख पाओगे। अचानक से आपकी लाइन बिगड़ने लगेगी, आपका मुंह 15 तरह का बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखो, एक पेज लिख के देखो, तुम अभी क्लास खत्म होते ही एक ऑनलाइन चले जाओ, कोई भी न्यूज खोल लो, यूट्यूब पे ही खोल लो, और वो जैसे से बोलता जा रहा लिखने की कोशिश करो, तुम्हें अभी आप पता चल जाएगा तुम्हारी मोटर एक्टिविटी कैसी है। और नहीं तो लिख लो, अभी सभी के पास है, चलो ऑन करो, सनसेट टीवी खोलो, यूट्यूब पे जाओ, एक न्यूज लिखो, मोटर एक्टिविटी का तुम्हें मजा दिखाते हैं। और जहां जहां दर्द हो वहां लेबल मार देना, यहां दर्द हुआ, यहां दर्द हुआ। चलो सब लोग लिखो, चलो शुरू करो, चलो। गुरुकुल तुम्हारे जीवन को बदलने का नाम है, ये बाद में तुम्हें एहसास होगा। कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग निकाल दिए जाएंगे, बाद में समझ में आएगा गुरुकुल ने तुम्हें कितना बदल दिया। चलो जल्दी जल्दी यूट्यूब खोलो, चलो 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 चलो, सब लोग है ना, फोन सबने दबा दबा रखा है, चलो खोलो, सनसेट टीवी खोलो, कोई भी एक न्यूज ऑन कर लो, और जिसके फोन में न्यूज ऑन AIR.nic.in है वो ऐप डाउनलोड कर लो। शाम को खाना खाते समय सुन लिया करो न्यूज, देश भर की फालतू फालतू न्यूज कहां से तुम लोग सुनते हो, न्यूज बनाते हो ठीक है। हाँ चलो खोलो 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 खोलो, शुरू करो, एक पेज लिख के दिखाओ, चलो सब लोग, शाबाश, वेरी गुड, चलो शुरू करो। खुशी ने बोल दिया सर वो बहुत फास्ट बोलते हैं, नहीं हो पाता। सही बात है, तुम यूपीएससी वालों को भी बोलना। टीवी चला लो, एक तो लड़के हमारे लॉजिक बहुत है, देखने कहा मैं उसी फोन पे जो है देख रहा हूं क्लास, अब मैं कैसे सुनूं, ठीक है, किसी को पकड़ लाओ जो घर में तेज बोलता हो। सबने ऑन कर लिया, कोई भी एक न्यूज उठाओ और जैसे वो बोलता जा रहा लिखो, सब लोग लिखो, चलो 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 शुरू। तुम्हें मोटर एक्टिविटी दिखाते हैं, चलो चलो जल्दी लिखो, जैसे बोलता जा रहा वैसे लिखो, स्मार्ट स्मार्ट नोट्स मत बनाना, नहीं सिर्फ लिखो आंसर, स्मार्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, चलो सब लोग लिखो, है कुछ फोन में,
हाँ चलो जल्दी खोलो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सब हो जाएगा। यही तो तुम्हें सिखाने आया हूं। सीरियस सीरियस सीरियस। और न्यूज सुनो, और लिखो, पूरा पेज भरो। मैंने कहा ना पूरी पूरी लाइन लिखो, तुम परम कंजूस हो यार, पढ़ने में भी और लिखने में भी। पूरी पूरी लाइन लिखो। हमारे मास्टर उपयोग दिखाएं, लिखने काम नहीं, उंगली दो। हाँ उंगली दो, जल्दी लिख डालो फिर, नहीं तो हम पेन के बहुत से उपयोगों से तुम्हें परिचित कराएंगे। हम्म। पूरी पूरी लाइन लिखनी है सर, फ्लो चार्ट नहीं सर, वर्ड बाय वर्ड लिखना है, फ्लो चार्ट नहीं, वर्ड बाय वर्ड। लिखिए लिखिए लिखिए, आप बहुत चतुर हैं, वर्ड बाय वर्ड लिखिए। अब सार लिखने की कोशिश करो भाई, चलो सब लोग ट्राई करो। हार नहीं माननी, 7 मिनट तक एक आंसर लिखना, चलो लिखते रहो लिखते रहो, सांस लेते जाओ लिखते जाओ, जिंदा रहना बस। तुम्हें बता दूं मैं प्रवचन नहीं देता। पूरी पूरी लाइन लिखनी है। देखो इनकी फोटो लो, हाथ देखो कैसे नहीं, लिखो लिखो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। सभी लोग ट्राई करो, देखो करोगे नहीं तो मैं तुम्हें अभी बता नहीं पाऊंगा कि क्या हुआ। और लिखो, एक पेज और लिखो जल्दी जल्दी, और जो लिखा है वो पढ़ लोगी ना। तेरे की, फिर क्या फायदा जब तुम अपना लिखा नहीं पढ़ पा रही हो। हाँ चलो 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 चलो। और जिसको भी कोई समस्या आ रही है, मैं मेरी टीम लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, वो जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ, किसी को भी वीडियो कॉलिंग पे भी जोड़ सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। वर्षा तुम्हें पेन का उपयोग दिखाएं एक और। हाथ दर्द होने लगा बेटा, 3 घंटे सुबह लिखने हैं, 3 घंटे शाम को लिखने हैं। यूपीएससी समझ में आ रहा है ना, हलवा नहीं है जो तुम लोगों को ये कोचिंगों में सिखाया जाता है, नो यू कम टू माय कोचिंग एंड यू विल बी बिकम आईएएस। अब पता चल रहा है बेटा, अभी 7 मिनट नहीं हुए, 3,500 वर्ड समझ रही हो लिखना एक पेपर में। मेंस में 7 पेपर लिखने हैं, तीसरे दिन आदमी ना बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। हांफने लगी, नहीं हो रहा है ना, अच्छा यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। और लिखो, 1 मिनट और लिखो, फिर मैं तुम्हें नई नई चीजें बताऊंगा। आज तुम्हारे सामने बहुत बड़े बड़े रहस्य खोलूंगा, तुम्हें अपने बारे में पता चल जाएगा। हाँ बेटा वर्षा, वहीं वहीं दर्द हो रहा जहां मैंने बताया था। हाँ, दर्द दिलों के कम हो जाते, एक आंसर पूरे हो जाते तो, है सही बात है। चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो,
सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। मुझसे बात करनी है इस नंबर पे कॉल कर लेना भाई। हाँ चलो, अब बताओ। लिख लेने दो, लिख लेने दो। ना उम्र की सीमा हो, ना शब्दों का हो बंधन, आईएएस की तैयारी करे कोई, है बिना पढ़े हो सिलेक्शन। क्या बात है। बहुत से लोग मन ही मन आईएएस बनना चाहते हैं। वो देखो कहां रोक दिए। अरे हमें गब्बर सिंह की भूमिका में आने को मजबूर कर रहे हो। हम पट्टा वट्टा लगा के आया करें क्या क्लास में? जब तक तेरे पैर हाथ चलेंगे तेरी सांस चलेगी। हम्म। ध्रुव तुमने पूरी लाइन लिखी नहीं है, तुमने पूरी लाइन लिखी नहीं है। बहुत स्मार्ट बन रहे हो तुम। काहे नहीं करो। और मैं तुमसे कहूं 1 महीने बाद तुम लिख लोगे फिर। करो तो तुम्हें कई चीजें बताऊंगा ना। तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि साहब आप पढ़ते रहिए आप आईएएस बन जाएंगे, सिलेबस पूरा कर लीजिए आईएएस बन जाएंगे, बनिए आप आईएएस ना। मॉर्निंग इवनिंग 6 घंटा लिखना है, 6 घंटा एक दिन में, फिर दूसरे दिन भी 6 घंटा लिखना है। नींद नहीं आती उस रात में दर्द के मारे। आप लोग बहुत मजाक समझ रहे थे 1750 नंबर आपको थाली में दे दिए जाएंगे। लिख लिया? अब कौन कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ सर, दे दो माइक, दे दो इनको, दे दो माइक। हाँ बताएं सर, आइए, हाँ आइए आइए। वर्षा यहां आओ, आओ। क्या हुआ, कहां कहां दर्द हुआ बताओ? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको पता चला कि मोटर एक्टिविटी की क्या स्टेज है आपकी? और मैं कह रहा हूं आपसे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, 1 महीने बाद आप इसका दुगना तिगना लिख लेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं था, कोई सजा नहीं थी कि वो बोला हुआ लिख नहीं सकते। देयर इज अ शॉर्ट हैंड्स। आप कभी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ देखिए, एक व्यक्ति चलता है, एक लेडी चलती है, एक पर्सन चलता है, वो लोग बोलते रहते हैं। आप पीछे देखिए, आप कभी कोई डेलीगेशन आता है जहां झंडे लगे होते हैं, 2 अधिकारी पीछे बैठते हैं, वो लोग जो बात करते हैं वो सटासट लिखते रहते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि मानव ने ये काम किया नहीं है, आप नहीं करना जानते इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले क्या बताया था? देयर इज अ 2 टाइप ऑफ पीपल, वन इज ट्रेन्ड माइंड एंड सेकंड वन इज अनट्रेन्ड माइंड। देयर इज नो सच थिंग फेलियर और सक्सेस। यहां सिर्फ 2 चीज है, ट्रेन्ड दिमाग किसका है और अनट्रेन्ड दिमाग किसका है। दिक्कत यह है कि आपको आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि आप गलती क्या कर रहे हैं। आपको सब जवाब दिखाया जाता है। हमारी कोचिंग में आप आ गए हैं, स्वागत है आपका, आप आईएएस बन जाएंगे। आप भी जो है पीढ़ी बजाते घूमते हैं, इनकी रील्स वायरल होती है तो हम पक्का ही हमें आईएएस बना देंगे, रील ही तुम्हारा बना देंगे। आ जाओ वर्षा, क्या हुआ दिक्कत बताओ? हाँ, और कल से आगे बैठना। कितने पेज लिखे? 1 पेज, वो भी तुमने जो गोड़ गोबर किया मैंने देख लिया। और ऐसा हो रहा था कि सुन के दिमाग प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा था, जब तक तुम प्रोसेस कर रहे तब तक उसकी अगली लाइन आ जा रही थी। किसके किसके साथ ऐसा हुआ? उसने जो बोला वो आप याद नहीं रख पा रहे थे, यही हो रहा था ना। फिर यहां दर्द आया होगा कई लोगों के। फिर तीसरा दर्द आया होगा कि जब आपका छूट गया तो आपको इरिटेशन हो रही होगी, गुस्सा आ रही होगी। अब ये दिमाग रिग्रेशन में चला गया होगा। मुझे बताना क्या क्या हुआ था। जो बैठ जाओ बेटा। ये कुछ ऐसा हुआ था क्या कि आप जो चीज सुन रहे थे उसको जब तक आप डिकोड कर रहे थे तब तक अगली लाइन आ जा रही थी, हो रहा था। फिर आप पिछली लाइन को लिख रहे थे, फिर आपके जब लिखने की बारी आई तो आपके हाथ में दर्द शुरू हुआ। जब दर्द हुआ इसके बाद आपने अपनी राइटिंग को सिंधु लिपि के साथ मिला दिया, हुआ। राइटिंग आपकी क्या हो गई? खराब हो गई कि नहीं हुई? जैसे ही राइटिंग आपकी खराब हुई आपका मूड खराब हुआ। बताना इसमें क्या क्या हुआ। मैं तुम्हारी कॉपी नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे पूछता जा रहा हूं। मूड खराब हो गया तुम्हारा,
फिर उसके बाद जब ये चीज छूट गई, जब बार बार ये छूटने लगा, तो आपको इरिटेशन हो रही थी। जय यार, क्या यार, खत्म हो यार किसी तरीके से, 7 मिनट हो जाएंगे सर, निपटे यहां से, हो रही थी इरिटेशन। फिर आपका दिमाग बैक एंड फोर्थ चल रहा था, एक तरफ लग रहा था कि पिछले जो सुनी गई बात है उसको रिवाइजन करना है, याद करना है, या अगली वाली लिखें। तो आपका दिमाग बैक एंड फोर्थ चल रहा था, आगे पीछे भाग रहा था। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, पिछली वाली लाइन पे कंसंट्रेट करें, अगली वाली लिखें। फिर आपका दिमाग कभी कहता था कि मैंने सुन के याद किया, इसको पहले लिखो। दिमाग का दूसरा हिस्सा कह रहा था नहीं यार, छूट गया जो छूट गया, 1-2 लाइन, क्या करो अभी जो आगे बोल रहा है या बोल रही है इसके साथ आगे चलो। फिर से तुम्हारी लाइनें छूटी, तुमने अपने अंदर एक चेंज देखा होगा, तुम्हें बहुत गुस्सा सा आ रहा था, इरिटेट हो रहे थे, ठीक है। आपने बड़ी देर तक अपनी सांस भी रोक के रखी, और फिर आपको लगा किसी तरीके से ये टास्क खत्म हो, हम छुट्टी पाए। हो रहा था ऐसा, या सभी ने बिल्कुल प्रॉपर लिख लिया? और कम से कम राइटिंग तो आपने इतनी अच्छी लिखी कि आपसे मैं खड़ा होकर पढ़वा लूं तो आप खुद नहीं पढ़ेंगे उसको। स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, पॉइंट वाइज, इस सब की तो परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसके आसपास पहुंच गई है। हो रहा था ऐसा? अगर ये 7 मिनट में ऐसा हो रहा है और यही काम मैं 1 घंटे आपसे कराऊं तो कुर्सी उर्सी पटक दोगे तुम, विद्रोह की चिंगारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये हालत हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ था या कुछ और इसके अतिरिक्त भी कुछ हुआ जो छूट गया हो? बताएं, बताइए। स्पेलिंग, मात्रा वात्रा की तो ऐसी मात्रा वात्रा किसको याद पड़ी है यार? कहां बड़ी कहां छोटी, ऊपर वो डंडा वंडा जो खींच रहा था उसकी ऐसी की तैसी। हुजांग सर ने और जो है जिंदगी बर्बाद कर रखी है। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज अपने दिमाग के अंदर जाके देख लिया, आपका दिमाग अभी रिग्रेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन पैटर्न्स। आपका दिमाग के कान में जो आपके आवाज पड़ी है, आपका दिमाग लैग कर रहा है। लैग करता है, जैसे कहता हो ना, कई बार तुमने देखा होगा वीडियो और आवाज अलग अलग हो जाती थी पुराने, कभी कभी आता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, इधर वो गाना गा के डांस कर लिया, अभी गाना इधर शुरू ही हो रहा है, तो आपको बड़ा अकवर्ड लगता है कि नहीं लगता है? कई बार ऐसा होता है, लैगिंग आ जाती है कि वो मुंह कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और चल रहे हैं। इधर पता चला उन्होंने बोल के मुंह बंद कर लिया, उधर जो है पीछे से आन मिलो सजना का गाना चल रहा है उनका। तो क्या होता है, दैट इज अ लैगिंग रिग्रेशन। आपके ब्रेन में फंक्शंस जो हैं कभी स्टिमुलेट हुए ही नहीं, तो आपने रिग्रेशन को फेस किया। अभी तक आप कंफर्ट जोन में थे, सॉरी टू से। आप अपने हिसाब से टीचर को बोल देते थे, सर प्लीज रिपीट द सेंटेंस, इसको बेचारे बोल नहीं पा रहे, तो आप बोलते थे ना, सर थोड़ा धीरे बोलिए, आप बहुत तेज बोलते हैं। मुझे कई बच्चों ने इस तरह से कहा, थोड़ा तेज बोलते हैं आप बड़े कंफर्ट जोन में थे। तो आपके दिमाग का रिग्रेशन पैटर्न आपको पता ही नहीं था कि आप पिछली सुनी गई बात को प्रोसेस करने के चक्कर में अगली बात को आप छोड़ रहे थे। दूसरा, मोटर एक्टिविटी आपकी स्टैब्लिश नहीं है, जो आपकी मसल्स मेमोरी है ये आपकी स्टैब्लिश नहीं है। तो आप जब तेजी से लिखने आए तो आपको दर्द शुरू हुआ, ये लगा होगा फट जाएगा थोड़ी देर में, यूं लगा था ना, ये लग रहा था अभी जो है इसमें फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसने देखो कैसे अपना हाथ रखा था, ऐसे लिख रही थी झांसी की रानी की तरह। हाँ लेकिन एंजॉय, अरे तुम कह रहे बहुत एंजॉय किया, पोस्चर देखा था इनका, आंसर राइटिंग नहीं लग रहा था जैसे जूडो कराटे की क्लास चल रही हो। पूरा चारों तरफ पैर एकदम जमीन पे से टिके हुए थे, जैसे लग रहा है कि अभी कुर्सी उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है वो तनाव में थी। ये गलत नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी में एक सिंबल गया कि दिस इज अ वेरी टेंस सिचुएशन। तो जब ये सिचुएशन जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये 7 मिनट के लिए हो रहा था, और सोचो इनको 3 घंटे मेंस के एग्जाम में इसी हालत में बैठना पड़े। मेंस वालों की शक्लें देखी तुम्हें, वो लोग कैसे एग्जाम देते हैं, जूते चप्पल पहली बात खुल जाते हैं, कुछ होश नहीं होता है, मुंह के अंदर एक कौन कौन तो दूसरा आदमी ऐसे लिखता रहता है, बड़ी बुरी हालत में वहां पे एग्जाम देना। और जब बॉडी लगातार 3 घंटे इसी हालत में रहती है तो फिर वो क्या होता है, परमानेंटली उस पर बहुत स्ट्रेस आ जाता है।
और जब वो स्ट्रेस आ जाता है फिर आपको थोड़ी देर का ब्रेक मिलता है, फिर आपको एक पेपर देना होता है। अब आप सोचो उस हालत में पेपर आप कैसे दोगे, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रेस हो चुकी है, बॉडी लगातार ब्लड सर्कुलेशन जो है एपिडर्मिस में जा रहा है, साइंस है यार ये। तो बहुत कम लोग ऐसे बचते जो होशो हवास में कुछ लिख पाते हैं। और उसमें भी जब 1.5 घंटा बीतता है सेकंड वाले का, उसके बाद तो अभी आपने देखा होगा लास्ट में आपको सफोकेशन होने लगी होगी। किसको किसको हुआ सफोकेशन? जल्दी से यार ये खत्म हो, खत्म कर लें, पेज खत्म होने वाला, जैसे ही खत्म होने वाला सर को बोले मैंने लिख लिया। किसके किसके साथ ऐसा हुआ? मोस्टली सभी के साथ ऐसा हुआ। तो अंदाजा लगाओ कि 3 घंटा, अब तुम्हें पता चला होगा कि इसको अब 3 घंटे के साथ कंपैरिजन करके देखो तुम कहां हो। तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें सुन के लिखना ही तो था, कौन सा तुम्हें अपना ज्ञान उसमें ढूंढ के दिखाना है, तुम वो नहीं कर पाए। तो जब वो सेकेंड हाफ का 1.5 घंटा पहले दिन का बीतता है ना, तो पैर ऐसे कांप रहे होते हैं। पेन ऐसे ना हाथ में पकड़ा नहीं जाता, पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, पैर ऐसे 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 पैर होते हैं। और आप मेज पकड़ते हो ऐसे लिखने के लिए, मेज पकड़ते हो, हाथ कांप रहे होते हैं, सफोकेशन हो रहा होता है, घड़ी टिक 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 टिक, पलट के देखते हो अरे मेरे अभी तो 10 क्वेश्चन बच गए हैं। वो एकदम ना बिल्कुल बुरी हालत होती है, वह नसें तन जाती हैं, सांस ऐसा लगता है कि एकदम रुकी पड़ी है इस समय, और अब बस लिख रहे होते, बॉडी में असहनीय दर्द होता है। ये पहला दिन, घर जाते हो, कई क्वेश्चन छूट चुके होते हैं, नींद नहीं आती है, काश मैंने ये लिख लिया होता, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये क्वेश्चन कैसे छूट गया यार, इसमें ये नहीं ये लिखना था, मैं तो उल्टा लिख के चला आया। पूरी रात जागते बीत जाती है। फिर अगली सुबह फिर 3 घंटे तुम्हें लिखना है। अब अगले दिन तुम्हारी आंखें स्वेल कर जाती हैं, शरीर में जान नहीं बचती है, और अब तुम्हें आंसर लिखना है। और फिर उसका सेकेंड हाफ में फिर तुम्हें आंसर लिखना है, और सब्जेक्ट क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। भयावह स्थिति का अंदाजा लगाओ, अगर 7 मिनट में तुमने अपने जीवन जिया है तो ये तुम्हें 3-3 घंटे के जीवन जीने होंगे, नॉन स्टॉप लिखना होगा। यहां तुम्हें पता था कि कुछ नहीं होगा, हे कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो कई लोगों ने हे कर दिया, लेकिन वहां पर पूरा करियर दांव पे लगा होता है, डर अपनी पराकाष्ठा पर बैठा होता है। इस बात से अंदाजा लगा लो, फील किया ना, बताता तो नहीं होता, अब फील करो कहां कहां और कितना दर्द जाता। ऐसी कंडीशन में लोग गिव अप करना शुरू कर देते, क्वेश्चन छूटने शुरू हो जाते हैं, और जब क्वेश्चन छूटने शुरू हो जाते हैं तो उसका बहुत बैड इंपैक्ट आता है, मेरा नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा वहां पर जो आपकी जो ये आप मेडिटेशन सीखते हो, जो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्व को कंट्रोल करते हो, जो आप अपने आप को धैर्य में रखते हो, कोई बात नहीं, अभी गेम बाकी है, अभी गेम बाकी है, अभी मेरा लास्ट पेपर बाकी है, जो आखिरी तक टिका रहता है वही जीतता है। लोग टूट जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं यार, वहां पे ऐसी स्थिति आ जाती है। शरीर में इतना असहनीय दर्द होता है, इतना असहनीय दर्द होता है, तो जो दर्द आपने यहां झेला नहीं, वो दर्द आप वहां नहीं झेल पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग रिग्रेशन का शिकार है। आपको सोचना और लिखना एक साथ है, आपको हर क्षण जीना। इसीलिए मैंने कहा मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको समझ में आए चाहे ना आए, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप रिग्रेशन से सोचने और लिखने को एक साथ लेकर नहीं चलोगे, कभी भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। ये सबके साथ होता है। तो यही है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें एक एक सिलेबस का पॉइंट पढ़ा दिया जाए तो भी तुम्हारी सफलता तय नहीं। लिख ही नहीं पाओगे तुम 7 मिनट में तुम्हारा चेहरा बोल गया। उसने बच्चे ने कहा हमसे नहीं हो पाएगा सर, दूसरे ने कहा हमसे नहीं हो पाएगा, तीसरे ने हे करके दांत निकाल के खड़ा कर दिया, किसी ने 2 पॉइंट लिखे और पेन रख दिया। तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें सब कुछ आता है फिर भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि लिखना सिर्फ तुम्हारे ज्ञान का नहीं है। अब तुमने आज पहली बार तो लिखा है, प्रेशर में तुमने पहली बार लिखा है, 7 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़कर डिलीवर करने में, सारे डिसीजन लेने, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, निगेटिव एस्पेक्ट में लिखना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैंने 2 मिथ आपको बताए। तो अगर आपका ये ख्याल है, खाने के लिए लेट हो रहा है मैं जानता हूं, ठीक है ना, मैंने खाया ना तुमने खाया, न खाब न खाए देव, ठीक है, वही वाली हालत हो रखी है हमारी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज आपने ये बात महसूस की कि जितना आसान होता है आंसर राइटिंग स्किल कैसे पैदा करे क्वेश्चन पूछना, उतना ही मुश्किल होता है एक आंसर लिखना। और ये सिर्फ ज्ञान का एग्जाम नहीं है, इसीलिए मैंने बार बार कहा खुद को तैयार करो। अभी भी नहीं समझ में आया तो समझो,
ये जो तुम्हारी मसल्स टाइट हो रही है ना, इसको लूज करना पड़ेगा और हो जाएगा। ये जो रिग्रेशन माइंड में आ रहा है कि हम सुन रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, ये हमें एक साथ स्टिमुलेट करना पड़ेगा। फिर जो हमने ये जो हैंडराइटिंग लिखी है, जिसको पढ़ने के लिए विदेश से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, इसको भी हमें सही करना है। फिर जो तुम्हारे मन में गिल्ट फीलिंग आई कि अरे यार हम इससे अच्छा कर सकते थे, बार बार गुस्सा आ रहा था, तो अब इस गुस्से को 3 घंटे के बराबर कैलकुलेट कर लो, ये कितना बढ़ जाएगा उस एग्जामिनेशन हॉल में। और यहां तो तुम अपने क्लासरूम में बैठे हो, शेर हो। सेंटर की खास बात होती है बाली। बाली क्या होता है? अपने दुश्मन की आधी शक्ति चुरा लेता था। तो जैसे ही तुम सेंटर में घुसोगे ना, एग्जामिनेशन सेंटर में, तुम्हारी आधी बुद्धि बाहर चली जाएगी अपने आप। ये नियम है वहां का, आधी चीज अपने आप भूल जाएगी तुमसे। ये इतना डर, इतना प्रेशर होता है वहां पे। तो कई चीजों को सीखते हुए जाना है, इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। कल फिर करें इस पे कुछ और काम। तो जिनको ये था कि हम अभी बिगिनर हैं, हम क्या करेंगे, मोटर एक्टिविटी एस्टैब्लिश करो, लिखो, प्रेशर में लिखो, ठीक है, डायरी राइटिंग करो। मैंने पहले बोला कि आंसर राइटिंग से पहले राइटिंग होता है। कुछ भी लिखो, हाथ से बात करो, ठीक है, हाथ से बोलो, ये मैंने सिखाया। और गलत तरीके से मत लेना, डिस्क्लेमर है। दूसरा, आपके आंसर राइटिंग के बहुत से डायमेंशन होते हैं, रिवीजन करना, लर्निंग सीखना। तो आप लिखने की आदत डालो। मैं लबासना गया था, तो वहां पे जितने भी एस्पिरेंट थे, हम लोग वैसे कैफेटेरिया, लबासना के बाहर एक बहुत शानदार कैफेटेरिया, वहीं पे बुक स्टोर भी, हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो सभी कैडर के, जितने महाराष्ट्र कैडर हो या और भी कोई कैडर हो, सब बैठे थे। तो मैंने कहा कोई मैसेज मेरे बच्चों के लिए। उनका सिर्फ एक मैसेज, बोले लिखो लिखो और लिखो, कुछ मत करो। ये उनका क्लियर मैसेज था। बोला लिखो लिखो लिखो। मनोज जी जो उड़ीसा कैडर से जो हैं आईएएस थे, बोले बोल दीजिए सबके अपने बच्चों से खाली लिखो लिखो, रद्दी रद्दी कॉपियां खरीद लाओ, पुराने पुराने पेपर होते हैं, सस्ता सस्ता मिलता है और किलो के हिसाब से मिल जाता है पुरानी दिल्ली में, ले आके रखो और बस खाली लिखते रहो, जो पढ़ो उसको लिख डालो, जो पढ़ो उसको लिख डालो। बोले बस एक मंत्र रखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और इसको छोड़कर वो कुछ भी कर लें, कोई भी किताब पढ़ लें, कुछ भी बड़े बड़े लेक्चर ले लें, उसका कोई फायदा नहीं। और आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल आज मैंने दे दिया, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 दिन में कराऊंगा। तो हो सकता है कल भी थोड़ा मैं आपको तकलीफ दूं, ठीक है। कई लोग तो कह रहे हैं छोड़ दो प्रभु, अब जाके पहले हम खाना खाएं, हैं? तो चलिए, गुरुकुल में आपका स्वागत है, ठीक है। हाँ, अच्छा लगा, अब हम ही जान रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल नए बच्चे हैं, बिगड़ना नहीं यार, बहुत बहादुर बच्ची है ये, ठीक है, बिगड़ना नहीं है। कुछ पुराने घाघ होते हैं, उनको मठाधीश कहा जाता है, ठीक है। तो उनका अलग ही साइंस होता है, उनका गणित भी तुम्हें समझाऊंगा कि वो तुमसे कई बार निगेटिव बातें क्यों करते हैं, उसका भी साइंस है। जानते हो ना उसका साइंस, कि सीनियर जूनियर से निगेटिव बातें क्यों करता है, नहीं जानते? हद तेरे की। मान लो जैसे तुम आए, जैसे मान लो ये बच्ची है या ये बच्ची है, तो कुछ पॉजिटिव सीख रही है, एनर्जेटिक है, तो जो सीनियर है, जो बड़ी मुश्किल से उसका एक एक दिन कटा है, उसको डर बैठ जाता है कि हमारी सीट ले जाएगी, ठीक है, या ले जाएगा। तो वो थोड़ा सा, वो अपना पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन कम करने के कई नियम होते हैं कि 1-8 साल जब तक ये भटके तब तक हमारा तो हो जाए, फिर इसकी बुद्धि 1-8 साल बाद तो खुली जाएगी, तब तक हम अपना लबासना पहुंचे जुगाड़। नहीं तो ये क्या करेगा, ये तो आके हमारी सीट खा जाएगी। नई पीढ़ी और ज्यादा एडवांस है, वो और ज्यादा नॉलेज लेके आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है। तो आपको 50-60 किताबों के नाम, माहौल, जीवन का दुख दर्द, फिलॉसफी सब बताया जाता है और आप उसी में उलझे रहते हो, तब तक उनका काम हो जाता है। तो इससे बच के रहना है, ठीक है। अगर एग्जाम में उतरो तो अपनी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है।